नमस्कार दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स और नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम वापस एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जहाँ तक हम पहुँचे थे, हम लगभग भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास पढ़ रहे थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हम वापस एक बार स्टार्ट करेंगे, देखेंगे उसको, और यहाँ से लेकर हम भारत की स्वतंत्रता तक जो भी आपका टॉपिक है उसको अपन पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का एक बार वापस कक्षा प्लस परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और प्लीज़ अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक है ना आप थंबनेल यानी एक लाइक जरूर हमारे को दे, ताकि हम ठीक है आपको और अच्छा से अच्छा मैटर दे सकें। तो अपन आगे चलते, पार्ट 6 यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1885 से 1947 जो अपन चल रहे थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा सवाल भी बनते हैं आपके रीट के अंदर। यहाँ तक कि कोई भी एग्जाम ले लो, यहाँ पे आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की जो लड़ाई है उसके बारे में आपको बताते हैं। जब पता चलता है कांग्रेस को कि हमारे को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया बिना हमारे से पूछे, तो वो क्या करते हैं, सारे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं। तो जब इस्तीफा देते हैं तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग एक तरह से उसको धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है और अंबेडकर साहब उनका साथ देते हैं। यहाँ तक अपने पढ़ा। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है तो उसमें आचार्य विनोबा भावे सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो बनता है जवाहरलाल नेहरू पे बनता है, ध्यान रखना इस बात को। तीसरा आगे चलते हैं तो फिर ये कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद अगस्त प्रस्ताव आता है, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक तरह से टाल देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, हमें अगस्त प्रस्ताव मंजूर नहीं है। ठीक है, अगस्त सीधी बात है, अगस्त में आएगा 1940 में ही जो वायसराय आता है वो लेके आता है। लेकिन इसके बाद फिर एक क्रिप्स मिशन और भेजा जाता है। लास्ट में क्रिप्स मिशन इसलिए भेजा जाता है कि ठीक है भाई, चलो जो भारत में एक तरह से अराजनीतिक या अशांति जो फैली हुई उसको कहने के अपन विरोध को दबा सके, लेकिन ये भी असफल हो जाता है। गांधी खुद भी मना कर देते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस मना कर देती है और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग एक तरह से पाकिस्तान की मांग पर अड़ जाती है। इसलिए ठीक है, बात ही खत्म हो जाती है। उसके बाद गांधी जी विवश होकर एक नया आंदोलन छेड़ते हैं जिसे हम बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वास्तव में स्वतंत्रता की अंतिम महान लड़ाई मानी जाती है। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दो चीज सुनना मेरी बात। एक यहाँ पे आएगा एक आपका वर्धा प्रस्ताव, एक तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कई बार पूछा आपसे, सवाल बड़े अच्छे पूछता है क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट भी है ना। और दूसरा यहाँ पे आता है भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो आपको 9 अगस्त ही डेट देनी है, 8 अगस्त नहीं देनी है। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ठीक है। और तीसरा सवाल आता है इसकी विशेषता पर। तो इसकी विशेषता में एक चीज ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, बार बार पूछता है, यह आंदोलन वास्तव में एक प्रकार से स्वतंत्र आंदोलन, ठीक है, और अनियंत्रित आंदोलन, अनियंत्रित और आपका स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। स्वतः स्फूर्त आंदोलन, ठीक है, यानी कोई भी इसको एक तरह से लीड नहीं कर पाया। यानी जैसे जो भी लीड करना चाह रहे थे सब जेल में बैठे थे उस समय, चाहे महात्मा गांधी जितने बड़े नेता हो। एक तरह से अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लगा या ब्रिटिश सरकार को लगा कि ठीक है बड़ा विरोध हो सकता है, तो पहले क्या किया, 9 अगस्त की सुबह सुबह यानी 8 अगस्त की अर्धरात्रि यानी 9 अगस्त के तारीख को सभी बड़े नेताओं को अर्ली 0 ओवर के तहत क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। तो क्या होता है, इसलिए पिछली बार जैसे मैंने कहा फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है, आरएस में पूछा हुआ सवाल है कि इस आंदोलन की कौन सी एक विशेषता नहीं है, और उसमें सिंपल सा ऑप्शन था कि गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जो सही आंसर था। यानी वही कथन गलत था और वही आपका आंसर था। तो कई बार हम क्या, इसलिए मैं कहता हूं आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो, टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। जो नहीं फैक्ट से सवाल है, आजकल कहीं से भी सवाल बन सकता है आपका, बस डिपेंड करता है सवाल को देने वाले को। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना आपको। ठीक है, आगे चलते भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 9 अगस्त 1942, इसे अगस्त क्रांति कहते हैं क्यों अगस्त में स्टार्ट हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी, जो मैंने बोला आपको, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला कर रख दिया। सही बात है। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व, मेन दिक्कत क्या थी भाई, जापान लगातार आगे बढ़ रहा था। आपको पता है 1939 से जो 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वार चलता आपका या द्वितीय विश्व युद्ध जो चलता है बच्चों, उसमें क्या होता है, 2 गुट होते हैं। ठीक है, सबको पता है, एक जापान जर्मनी इटली वाला गुट होता है और एक तरफ आपका यूएसए ब्रिटेन फ्रांस वाला गुट होता है। हालांकि यूएसए उस समय तक न्यूट्रल रहता है, लेकिन न्यूट्रल रहता है वो भी इस युद्ध में शामिल होगा।
1942 तक 1942 तक लगभग जापान जर्मनी का गुट जीत रहा था इत्तेफाक से। कई बार अपन कहते हैं देख अब जहाज छेड़े तो तू ही जाना कर। 42 में पर्ल हार्बर में जाकर जापान की सेना क्या करती है, अमेरिका का एक जहाज डुबो देती है। पर्ल हार्बर की घटना होती है तो अमेरिका को गुस्सा आ जाता है, भाई सूता नार ने जगा दिया कहीं करा कर। जापान यही करता है, ठीक है, सोते हुए हाथी को जगा देता है एक तरह से, तो हाथी क्या होगा फिर, पागल ही होगा। जब ये पर्ल हार्बर पे इनकी सारी पनडुब्बियों को जहाज़ों को डुबोते हैं तो अमेरिका युद्ध में शामिल होता है, और अमेरिका जैसे युद्ध में शामिल होता है पलड़ा आपके ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ झुक जाता है वापस। उसके बाद आपको पता है कि भाई ठीक है, अमेरिका 2 एटम बॉम्ब भी गिराता है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा में। हालांकि आपको एक चीज़ बताऊं, वो बॉम्ब जापान के लिए नहीं था, वो बॉम्ब था रशिया के लिए। भाई रशिया को बताना था देख हाँ मैंने ऐसी चीज़ बना ली, अब तेरा नंबर है के। लेकिन ठीक है, भुगतता कौन है, जापान भुगतता उसको। डराना किसको था, रशिया को। कई बार अपन कहते हैं ना बड़े को डराना हो तो छोटे को चाटा मारते, बड़ा अपने आप डर जाता, वही चीज़ है यहाँ पे, सेम चीज़ था। तो यहाँ पे क्या है, जापान के बढ़ते हुए जापान आगे बढ़ रहा था लगा, तो 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा। हरिजन इनका एक अखबार, 2 अखबार बहुत फेमस पता है, नवजीवन भी है और यंग इंडिया भी है। देखो 2 बात फिर कह रहा हूँ, यंग इंडिया अखबार गांधी जी का है, नया इंडिया अखबार एनी बेसेंट का है, ध्यान रखना। अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारतीयों के लिए छोड़ो। तो भाई सीधी बात है, गांधी जी को सबको लगा कि चलो अगर जापान यहाँ आ गया तो पहले अंग्रेज हमें गुलाम कर रहे थे, अब अंग्रेज निकल जाएंगे तो हम किसके गुलाम हो जाएंगे, जापान के हो जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे को डर लगता है और भारत छोड़ो आंदोलन लाने की बात करते हैं। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942, डेट ध्यान रखना 14 जुलाई 1942, बहुत बार पूछा है। यहीं से पहले प्रस्ताव आता है, पहले मना कर देती कांग्रेस, यहीं से स्टार्ट होगा। गांधी जी ने कांग्रेस को अपना प्रस्ताव भेजा, लेकिन भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया कांग्रेस ने। ना ना पागल हो गया है कि तू बार बार जब देखो तब आंदोलन छेड़ता है ना। और जैसे आंदोलन चरम पे आते हो तो पता चला आंदोलन को आप खत्म कर देते हो। तो गांधी जी ने चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। भाई तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तो ऐसा नहीं कि कोई ठीक है इससे बड़ा आंदोलन नहीं, एक उपमा दी उन्होंने, ठीक है। सेम जैसे अपन कई बार कहते हैं ना भाई कि ये लड़का गधा है, तो गधा थोड़ी होता है, गधे जैसा मूर्ख है मतलब। सेम तो गांधी जी ने क्या कहा कि मैं देश की बालू से ही मतलब कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जितने लोग थे कांग्रेस के सदस्य, उनको लगा जो अच्छे अच्छे नेता थे कि यार क्यों ठीक है नाराज करे, गांधी जी की बात को माना जाए। अंततः 14 जुलाई को पहले 1942 से प्रस्ताव आता है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने, बच्चों ये सवाल कई बार पूछा है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पारित किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ध्यान रखना। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया, जिससे थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त को मान लेते हैं, समझ गए। 8 अगस्त को ही पारित होता है, थोड़े बहुत संशोधन के बाद ठीक है इसको फाइनल कर देते हैं। इस प्रस्ताव को भाई पारित करने वाला कौन था, जवाहरलाल नेहरू। आपसे कई बार पूछता है इस सवाल, ध्यान रखना इस बात को। आंदोलन अपनी चरम स्थिति पे होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें चलती है। उसी समय 8 अगस्त के दिन बंबई के गवालिया टैंक में, मैं टेक्निकल टीम से कह दूँ कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना, गवालिया टैंक में गांधी जी ने 70 मिनट का एक ऐतिहासिक भाषण दिया और जनता को एक मंत्र दिया। देखना दोस्तों, ये वही जगह है जहां कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है 1885 में, WC बनर्जी की अध्यक्षता में। तो वो जगह थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गवालिया टैंक, बंबई। सेम जगह यहां गांधी जी लगभग 70 मिनट का एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं, एक मंत्र देते हैं, करो या मरो। देखो यहां पे गजब की चीज है, करो या मरो, यानी जो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, जिंदगी भर अहिंसा की बात की, उन्होंने पहली बार हिंसा की बात की। और इस हिंसा के लिए बाद में अंग्रेज सब गांधी जी को दोषी ठहराते हैं। बात ऐसी, देखो हम मानते हैं कि अहिंसा वीरों का आभूषण है, ये रियलिटी है। हर कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको मारे और आप है ना चुपचाप मार खाते रहो, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो वास्तव में है ना इस चीज़ को समझते हैं कि ठीक है यार जाने दे यार, जाने दे। कई बार आप भी देखना ऐसी चीज़ को सोचते हो। हिंसा का मतलब ये भी नहीं कि केवल हिंसा आपको मारने से, हिंसा मानसिक आधार पे भी होती है, शारीरिक आधार पे भी होती है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जैसे आजकल जो महिला उत्पीड़न का अपन बात करते हैं, तो ऐसा नहीं केवल मारने से हिंसा नहीं, अगर आप उनको गाली गलौज करते हो या
उनको अपशब्द बोलते हो या उनको बात बात पे मतलब ताने मारते हो, तो वो भी हिंसा में आता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सेम वैसी बात, तो वास्तव में क्या है, अहिंसा वीरों का आभूषण, नहीं पहली बार हिंसा की बात करते हैं। देखो, करो या मरो का नारा सीधी बात, इसका मतलब देश को लड़ते हुए आप आज़ाद कराओ, और अगर नहीं करा सके तो देश को आज़ादी मतलब लड़ते हुए आज़ादी के साथ अगर नहीं कराते हो तो आप भले शहीद भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट आपके लिखा जाएगा कि भाई आपने ठीक है देश के लिए शहीद हुए हैं, ये बात है, ठीक है। और साथ में कहा स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज़ से अब अपन संतुष्ट नहीं होऊंगा कि मैं 8 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद यानी 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो, और थोड़ा ठीक है इसको ऐसे लिख लूं मैं, माफी चाहूंगा, ऑपरेशन जीरो और ये था ये, तो इसी को अपन यानी जीरो और, ठीक है, ध्यान रखना। एक ऑपरेशन चलाती ब्रिटिश सरकार के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप आंदोलन स्वतः स्फूर्त और अनियंत्रित हो गया। अब देख लो, एग्जामिनर केवल इस वर्ड को पकड़ के भी क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी आपके 8 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद यानी 9 अगस्त की सुबह हो गई एक तरह से, 12 PM के बाद वो 12 AM हो जाता अपना आप, 11 आपके जैसे 11:59 PM के बाद 12 AM हो जाता है, दूसरा दिन आ जाता है, वो सबको पता है इतना। सेम चीज है, तो सभी नेता गिरफ्तार हो गए। किसको कहाँ कहाँ रखा देखिए आगे, किसको ये कहाँ कहाँ रखते हैं। महात्मा गांधी को रखा इन्होंने आगा खा पैलेस पूना में। अब मोटियार ने डरा कि तो लुगाई नहीं डरा कि भाई सीधी बात है, याद कर लियो मानव। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी दोनों को भी आगा खा पैलेस में। अब पता चला कस्तूरबा गांधी को अकेले रखेंगे तो कोई ना कोई औरत साथ बात करने के लिए तो चाहिए ना, इसलिए सरोजिनी नायडू को भी यहाँ रख दिया। यानी दोनों हस्बैंड वाइफ और बहन को कहाँ रखा भाई इन्होंने, आगा खा पैलेस पूना में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना के अंदर कैद कर। और भी बड़े नेता, ये मेन है। इस समय आंदोलन की बागडोर अच्युत पटवर्धन, छोटा सा आदमी सुनना। अरुणा आसफ अली, कई बार आपसे पूछा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट कई जगह आपसे ऐसा ही वगैरह। अरुणा आसफ अली का संबंध किस आंदोलन से, कभी बता देना, भारत छोड़ो आंदोलन से। उससे पहले ये कभी ये लेडी आपको बड़े आंदोलन नहीं दिखाई देगी। सुचिता कृपलानी, ठीक है, आगे बात करें। राम मनोहर लोहिया, पहले बिज्जू पटनायक, आपको पता है बिज्जू दल जो आपके उड़ीसा में अब तक लगातार सरकार बना रहा था, इस बार बीजेपी ने सरकार बनाई वहाँ पे, वही बिज्जू है, ठीक है। और बिज्जू पटनायक के अभी जो बेटे हैं नवीन पटनायक, उनको आपको ध्यान में रखना है। हॉकी को वापस अगर पुनर्जीवित किसी व्यक्ति ने किया है तो वो उड़ीसा ने किया है और उड़ीसा के CM ने किया है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण आदि ने संभाली, वह छोटू भाई कुड़ानिक भी इनमें शामिल थे। मेन यहाँ पे आपके लेडी का नाम आएगा अरुणा आसफ अली, इसको बहुत ध्यान में रखना है। यानी छोटी छोटी जगह कुछ कुछ लोगों ने बागडोर संभाली, ठीक है, ध्यान रखना है। इन्हीं दिनों बंबई से कांग्रेस का एक गुप्त रेडियो का संचालन किया जा रहा था, जिसमें उषा मेहता, ये भी कई बार आपसे पूछता है, और बाबू भाई, ये भी आपसे कई बार पूछता है। दोनों का नाम जरूर, मेन उषा मेहता का जरूर। देखो, फीमेल को आजकल है ना, कोई भी एग्जाम हो, आपको पता है कि हम चाहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं आगे बढ़े, तो क्या होता है, हम जो भी ऐसी महिला जिसने समाज के लिए, जिसने देश के लिए, जिसने राज्य के लिए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम किया हो, तो उनको लेकर सवाल पूछा जाता है, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ भाई कौन कौन सी महिला किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ रही, तो आपको उनसे प्रेरणा मिलती रहे। तो एक तो मैंने आपको अरुणा आसफ अली का बताया, एक मैंने आपको उषा मेहता का बताया, ठीक है। बाबू भाई, राम मनोहर लोहिया आदि ये क्या कर रहे थे बेटा, एक प्रकार से रेडियो का संचालन कर रहे थे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसी समय जनता ने सरकार पर गांधी जी को रिहा करने के लिए दबाव डाला तथा कई पत्र पत्रिकाओं ने गांधी जी को रिहा करने का सुझाव दिया, परंतु चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल नाम है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ने कहा जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं, तब एक कमवक्त बूढ़े के समक्ष कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। चर्चिल ने ही गांधी जी को नंगा फकीर या अर्ध नंगा फकीर कहा है, ध्यान रखना, कई बार पूछता है विंस्टन चर्चिल। सीधी बात है भाई, जब पूरे वर्ल्ड में आप जीत रहे हो तो क्या यहाँ झुकना कहाँ हमारे को जरूरत है, सीधी बात है। उस समय मैंने कहा ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका साथ हो गया, पलड़ा भारी हो गया उनका। और ब्रिटेन का आपको पता है, ब्रिटेन ने जो युद्ध लड़ा था उसने लोकतंत्र के लिए युद्ध लड़ा, बोला कि हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। तो तब गांधी जी की एक अच्छी आदत थी,
और ये होनी भी चाहिए, आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अगर कोई इंसान जो काम कर रहा है कहता है देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, या कहता है कि भाई मैं ईमानदार हूँ, तो उसको उसका आईना दिखाना चाहिए आपको। गांधी जी क्या करते हैं, आईना दिखा देते। जैसे एग्जाम्पल, कोई अगर कोई कर्मचारी बोलता मैं बहुत ईमानदार हूँ, नहीं कि मैं डैम ऑनेस्ट हूँ, तो बच्चों डैम ऑनेस्ट होना और पैसा नहीं लेना दोनों में बहुत अंतर है। हमेशा ध्यान रखना, डैम ऑनेस्ट का मतलब हर तरीके। जैसे अगर आपके परिवार का सदस्य कोई आया और आपको बोला यार मेरा ये काम कर देना, उसको बिना आपके ऑफिस बुलाए भी आप काम कर दोगे तो भी आप ऑनेस्ट नहीं हो। पैसा लेना इसका मतलब आप ये है पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसको ऑनेस्टी नहीं कहते, ये ध्यान रखना। गांधी जी क्या थे, ऑनेस्ट थे। वो जो होता था सामने वाले को दिखा देते, तो सामने वाले को लग जाता है यार देख मैं गलत हूँ। तब अपना आप, जैसे अपन किसी को गलती बताते हैं ना, पता है सामने वाला चिढ़ जाता है। आप खुद अपने आप पड़ोस में देख लेना या अपने आप को देख लेना, अगर कोई आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मीठे मीठे वर्ड्स बोलेगा तब तो आप खुश रहेंगे, और अगर पता चला आपकी एक कमी बता दी तो शायद आप नाराज हो जाएंगे। ये हकीकत है। सेम ऐसा गांधी जी का था, ठीक है। तो चर्चिल आ जाए कभी कि अर्ध नंगा फकीर या नंगा फकीर किसने कहा, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। और कब कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा। भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि भारत में कई जगहों पर समानांतर सरकार बनी, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। पहली सरकार को लेकर कई बार सवाल ही बना है। समानांतर सरकार, जैसे आज भी अपन नक्सल इलाकों में आप जाइए, इसी बहाने बता, नक्सल जैसे अपन नाम आ गया नक्सलवाद, तो नक्सलवाद में एक चीज़ ध्यान रखना, नक्सलवाड़ी एक जिला है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। कई लोग गलती कर देते हैं, छत्तीसगढ़ बहुत अभी फेमस चल रहा है, झारखंड बहुत फेमस चल रहा है नक्सलवाद के लिए, बट वास्तव में दो लोग होते हैं, चारू मजूमदार और एक कानू साहब, दोनों मिलकर जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ते हैं नक्सलवाड़ी से, इसलिए इस आंदोलन का नाम नक्सलवाद हो जाता है या नक्सल आंदोलन हो जाता है। और इस आंदोलन की जड़ें अगर अभी अपन बात करें तो पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक है। लगभग 17 राज्यों में हमारे नक्सलवाद का मतलब एक तरह से चल रहा है। तो ये नक्सलवाद क्या होता है, समानांतर सरकार चलाते हैं। समानांतर सरकार नहीं, गवर्नमेंट की सरकार अलग, इनके हुक्म अलग चलते हैं। तो सेम ऐसे उस समय भारत में पहली बार समानांतर सरकारों का गठन किया गया। तो सबसे पहली सरकार अगर बात करें अपन, बलिया यूपी में चित्तू पांडे गठित करते हैं, ध्यान रखना। और तामलुक बंगाल में भी एक आपके समानांतर सरकार का गठन करते हैं कुछ लोग मिलकर। यहीं पे एक लेडी है मातंगिनी हजारे, ध्यान रखना बेटा, है ना। गोली मरने के बाद भी, यूँ लिख देते हैं इसको, गोली लग जाती है मरने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को सीधा रखती है। फेमस इसके बारे में इसकी चर्चा होती है, मतलब इसको गोली मार देते फिर भी झंडे को ये गिरने नहीं देती। ये कहाँ की बात है, तामलुक बंगाल, आज भी एक जिला पड़ता है, ध्यान रखना इसको। और तीसरी है सतारा महाराष्ट्र, वाईबी चौहान, इनके वंशज जो है शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे, शिवराज चौहान वगैरह कुछ करके, ध्यान रखना कांग्रेस सरकार से कुछ जुड़े हुए थे। अब तो ठीक है बीजेपी सरकार 2 बार से। तो सतारा एक तो महाराष्ट्र वाईबी चौहान, एक आपने तामलुक बंगाल में, और एक आपके बलिया यूपी में। 3 जगह आपकी क्या बनी, समानांतर सरकारें बनी। तीनों को याद रखना। देखो वापस बोलो, तामलुक बंगाल वाला नहीं पूछता, ठीक है बनी, आपको ध्यान रखना। बलिया यूपी वाला पूछता है चित्तू पांडे के द्वारा, और सतारा महाराष्ट्र वाला पूछता है वाईबी चौहान के द्वारा, ठीक है। चलो, इस समय जब सारा भारत देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी, सर तेग बहादुर सप्रू आदि ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। फिर कह रहा हूं, एक सवाल जैसे पिछली बार था, मैंने कहा भी था, असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया, तो CR दास का नाम आपको लेना ही लेना है। CR दास ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, रंगा साहब ने किया था। सेम ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने, भाई देखो मोहम्मद अली जिन्ना तो वैसे ही ठीक है खिलाफ हो गया, अंबेडकर हमेशा गांधी से 36 का आंकड़ा, तो ठीक है उसका नाम आप ले सकते। 2 नाम और C राजगोपालाचारी, सर तेग बहादुर सप्रू को भी आप शामिल कर सकते हैं, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अंततः धीरे धीरे यह आंदोलन समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखो आंदोलन की भी एक क्षमता होती है, जैसे आपने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा, तो ऐसा नहीं कि सालों चल सकता, नहीं, कुछ दिन चलेगा बच्चों, कुछ दिन इन सेंस, जैसे अगर अपन भी शामिल हो जाए सारे, तो पता चला कुछ दिन बाद आप में से कई लोग बोलो नहीं सर मेरे घर पे काम पड़ गया मुझे जाना है, या नहीं सर मेरे घर पे कोई काम करने वाला नहीं, मम्मी बीमार रहती है तो मुझे तो भाई घर जाना है। कितने दिन आंदोलन में साथ दोगे कि नहीं सर मेरी एजुकेशन ख़राब हो रही है, मैं 10 दिन के लिए आई थी, अब मुझे भाई वापस जाना है। या कोई लड़का बोले नहीं सर मेरे घर में कमाने वाला मैं ही हूँ, 7 दिन की छुट्टी लेके आया, मुझे भाई घर पर जाना है, या मुझे स्कूल जाना है, 7 दिन का मैं ठीक है एब्सेंट होकर आया हूँ,
मुझे भाई अपना स्कूल ज्वाइन करना है। तो इसका मतलब आंदोलन कुछ समय के लिए ही चल सकता है, उसमें वापस ऊर्जा बढ़नी हो तो आपको क्या है ना, आंदोलन संघर्ष दर संघर्ष की नीति अपनानी पड़ती है। ये हमेशा ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। हालांकि स्वतंत्रता तो प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन जन चेतना जगाने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वास्तव में लगभग पूरे भारत में इसके एक तरह से इस आंदोलन का प्रभाव हुआ, ठीक है, कि हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से क्या किया, आपका विरोध किया था। कोई जैसे रेल की पटरियां उखाड़ रहा है, कोई तार को उखाड़ रहा है, कोई पता चला ऑफिसेस तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब जिसको जैसे लगा उसने अपना विरोध वैसे जाहिर किया। इसलिए इस आंदोलन की अपनी विशेषता है। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुभाष चंद्र बोस पे। इस बार भी ध्यान रखना, पिछली बार भी ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी साहब बार बार है ना अंडमान निकोबार के नाम चेंज कर रहा है, तो आपको सवाल पूछ, और अभी जस्ट उसने राजधानी को भी चेंज कर दिया, ठीक है, तो आपको पूछ सकता है वो पक्का, इसलिए ध्यान रखना इस बात को। और अंडमान निकोबार द्वीप से सुभाष चंद्र बोस का संबंध है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज, बहुत फेमस, बहुत आपको पता है, इसकी एक महिला कैप्टन थी लक्ष्मी सहगल, अगर आप जानते हो, उसने राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ने के लिए मतलब फॉर्म भरा था, उस समय दावेदार थी, ठीक है। संस्थापक कौन, सुभाष चंद्र बोस को ही मानते हैं। मैंने पहले बोला रास बिहारी बोस को नहीं बोलेंगे, ठीक है, उन्होंने किया लेकिन हम इन्हीं को मानते हैं। स्थान कहाँ, सिंगापुर में, और समय 1943 में। होता क्या है, कैप्टन मोहन सिंह फूजीहारो एक जापानी अधिकारी होता है। जब भारतीय उनकी कैद में आ जाते हैं तो फूजीहारा उसको कहता है ऐसा करो, जितने भी भारतीय हमारे पास कैद उनको लेकर आप अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ सकते हो। कैप्टन मोहन सबको इकट्ठा करता है और इंडियन आर्मी लीग का गठन करता है, उसको रास बिहारी बोस आगे बढ़ाता है। फिर वो नेताजी को आमंत्रित करते हैं, कहाँ से, जर्मनी से। तब तक नेताजी जर्मनी में थे अपने हाल में, ठीक है। कहते हैं कि शायद हिटलर से बराबरी से कोई मिलता था तो शायद वही मिलते, लेकिन एक चीज़ है, हिटलर का और इनका क्यों आपस में अच्छा मतलब तालमेल था, उसका रीज़न है कई बार आपकी ट्यूनिंग बैठना। देखो कॉलेज में जाते हो तो एक बात बताओ, हर बच्चे से थोड़ी ना आप अच्छी फ्रेंडशिप करते हो, नहीं ना, एक या दो आपके बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। वाई, ट्यूनिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, हिटलर की इसी बात पे मैं एक चीज़ आता हूँ, ऐसा देखो किसी अखबार में पढ़ा हुआ मेरा एक इनका वाक्य था। सबको पता है कि 1919 के फर्स्ट वर्ल्ड वार की वर्साई की संधि से जर्मनी को ऐसे तोड़ दिया कि लगता है जर्मनी 100 साल खड़ा नहीं हो पाएगा, है ना, सबको इतना पता है भाई। राइन नदी क्षेत्र को विसैन्यीकृत कर दिया, और जो जर्मनी हमेशा युद्ध के आधार पे मतलब अपने आप को गर्व महसूस करता है, प्योर आर्य नस्ल अपने आप को बताता है, उस जर्मनी को आपने क्या किया, तोड़फोड़ कर दिया बिल्कुल, यानी उसकी एक तरह से सम्मान पे आपने चोट पहुंचाई। वही जर्मनी 1930 तक वापस खड़ा हो जाता है, लगभग 1932 में तो वो ये मान के चलो लग जाता है कि वह स्थिति खराब होने वाली है, 36 में तो छुटपुट काम, और 39 में सेकेंड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट होता है वो जर्मनी कारण होता है। दो चीज़ जिंदगी में यहाँ से सीखनी है। 1930 से जैसे जर्मनी स्टार्ट होता है, हम मानते हैं 1936, 37, 38, 39 में ये लगभग जैसे क्या बोलते हैं उसको, युगोस्लाविया खा जाता है या कई क्षेत्रों को खाता है। तो ब्रिटेन उस समय एक नीति अपनाता है, तुष्टीकरण की नीति, लाइक गरीब आदमी रे बात कहाँ ना छेड़नी यार के। तो देखना माँ क्या करती है, कई बार बच्चे को नहीं डांटती है, बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ज़्यादा बदमाश हो जाएगा। या अगर कोई बच्चा बचपन में छोटी छोटी चोरी करता है, अपन नहीं डांटते, उसका अगर गलत पक्ष लेते, तुष्टीकरण नीति अपनाते, उसको अनदेखा करते हैं, तो वही बच्चा एक दिन जाके बड़ा चोर भी बन जाता है। जर्मनी के साथ यही हुआ। ब्रिटेन फ्रांस ने क्या, तुष्टीकरण नीति कि यार 1919 में बहुत परेशान किया बेचारे को, कोई बात नहीं लेने दे यार, थोड़ा क्षेत्र कोई बात नहीं लेने दे। उनको नहीं पता था कि इसका इतना मतलब लालच बढ़ जाएगा। जब इसने युगोस्लाविया को निगल लिया, पोलैंड को निगल लिया, तो ब्रिटेन और फ्रांस को लग गया मेरी बारी है, फ्रांस को निगल लिया तो ब्रिटेन को लग गया मेरी बारी है। इसका मतलब ये ऐसे रुकने वाला नहीं है भैया। वही चीज दूसरी, 1936 में इतना मतलब इसको जर्मनी सक्षम कि 1939 में क्या करता है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार ले आता है। फ्रांस अपने चार तरफ है ना एक खाई खोद देता है कि अब देखो सेना कैसे आती है। तब इतने में एरोप्लेन से हमला होता है, तब उनको लगता है यार ये तो काम ही गजब का हो गया, मतलब कुछ नहीं, और फ्रांस घुटने टेक देता है। तो मेरी बात सुनना, तो ये क्या करता है, एक दिन सुबह सुबह घूम रहा होता है छत पे, 7वीं मंजिल पे। दोस्तों अपन को भी सीख लेनी चाहिए। 7वीं मंजिल घूम रहा होता है तो एक अंग्रेज अधिकारी मिला आता है कि व्हाट इज़ योर मतलब
सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, कि आपकी मतलब सक्सेस का क्या राज है यार, कि जो जर्मनी 100 साल में खड़ा नहीं हो रहा था उसको आपने है ना केवल 15 साल में वापस खड़ा कर दिया। ऐसा क्या मतलब आपका है, आपके पास है क्या? और शायद पत्रकार था जो भी, तो उसने कहा आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन एंड यू गॉट योर आंसर, कि ये आपका शायद पहला और अंतिम उत्तर होगा और शायद आप अपना उत्तर प्राप्त भी कर लोगे मुझसे। वो घूम रहा था, वॉकिंग कर रहा था, उसने एक सैनिक को बोला कम हियर एंड जंप डाउन। वो सैनिक बिना सोचे समझे कूद गया। समझना मेरी बात को, बिना सोचे समझे कि भाई मैं मरूंगा जीऊंगा या पता नहीं मेरे हाथ पांव टूटेंगे, जो भी, यानी डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और वास्तव में वही उस समय यही जर्मनी था। इसलिए कह रहा हूँ सेकेंड वर्ल्ड वार की चिंता आई, बात आई, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस की बात आई, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो अपने नाम, नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस का जन्म सबको पता है उड़ीसा के कटक में हुआ भाई, ठीक है। नेताजी, जर्मनी की महिलाएं बोलती, इनको ध्यान रखना। ऐसे जैसे अपन ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं देती है, ठीक है। कई बार सवाल पूछते हैं बापू की उपाधि कोई नहीं पता, मैंने कहा राष्ट्रपति उपाधि ये देंगे, सॉरी राष्ट्रपिता की उपाधि ये देंगे सुभाष चंद्र बोस, और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर देते हैं। बापू की उपाधि का किसी को नहीं पता किसने, हालांकि कहते भाई महिलाओं ने कहा, लेकिन कहीं स्पष्ट नहीं है, ध्यान रखना आपको, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, ठीक है। 1920 में आईसीएस में परीक्षा दी, चौथा स्थान भी प्राप्त किया, लेकिन त्यागपत्र दे दिया, भाई मुझे नौकरी नहीं करनी। इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज अपन आईएएस आईपीएस बोलते हैं, उसकी परीक्षा दी, पास, यानी इंटेलिजेंट आदमी था। सुनना, 1921 में भारत लौटे और चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु बनाया। ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना भाई, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है भाई? चित्तरंजन दास है, इसी बहाने। 1930 में कलकत्ता के मेयर चुने गए, सही बात समझना, ठीक है, यहां से नहीं पूछता। इन्होंने 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। इसी बहाने एक फैक्ट और आपको मैं देता हूं, 1927 में क्या किया? इंडिपेंडेंस लीग का इन्होंने गठन किया। 1938 में हरिपुरा, सबको याद होना चाहिए, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की, सही बात है। 1938 में हरिपुरा, हरिपुरा कहां पड़ता है और त्रिपुरी कहां पड़ता है? मैंने हरिपुरा गुजरात में, त्रिपुरी आपके मध्य प्रदेश में है, मैंने आपको बताया भी, ध्यान रखना, कई बार पूछ सकता है। 1939 में ये एक तरह से क्या दे देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं, किसके एवज में? महात्मा गांधी के नाराज होने के एवज में। जैसे त्रिपुरी में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष चुने गए, बाद में त्यागपत्र देते हैं, ठीक है, चुनने के बाद। और 3 मई 1939, ये सवाल आपके आया हुआ है, फिर कह रहा हूं ध्यान रखना इस बात को। आजकल डेट बहुत पूछता है, साल नहीं, आपको डेट। अगर आपको डेट याद नहीं होना तो एक काम किया करो, अपनी दीवार पे एक छोटा सा पेपर रखो और उसको सारी इंपॉर्टेंट डेट लिख के और आप दीवार पे चिपका दो, जहां आप पढ़ते हो डेली, और जब भी आपको मौका मिले उसको देखो। तो इसी बहाने आपको डेट या किसी बर्थडे से जोड़ दो या किसी न किसी चीज से आप उसको जोड़ सकते हो। तो 3 मई 1939 को जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, जो मैंने आपको बोला, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं 3 मई 1939। ध्यान रखना इसको बेटा, कई बार पूछता है 3 मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1939 हुआ, सही बात है, बट 3 मई आपको डेट ध्यान रखनी है। इसके बाद 1940 में इनको गिरफ्तार किया जाता है, घर में ही नजरबंद कर देते, नजरबंद कर देते, सीधी बात है भाई, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलेगा। नजरबंद इसलिए किया जाता है बच्चों, ठीक है, कि भाई ठीक है, ये कोई अपराध नहीं करेंगे। 26 जनवरी 1941 को एक पठान जियाउद्दीन के वेश में, ठीक है, भारत से भाग गए और काबुल पहुंचे, वहां से रूस, फिर जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मिले, सही बात है, ठीक है, एक तरह से भाग जाते। जियाउद्दीन पठान, ये ध्यान रखना, पठान जियाउद्दीन भाई, इसके वेश में। ये भी सवाल आपके पूछा फर्स्ट ग्रेड में, इसलिए कह रहा हूं। जर्मनी में ही जनता ने इन्हें नेताजी नाम से संबोधित किया, वास्तव में अगर देखा जाए तो जर्मनी, लेकिन ठीक है, बाद में आजाद हिंद फौज इनको नेताजी के नाम से जानती है। इन्हीं दिनों भारत के पुराने व प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान में थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा आजाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की, ठीक है। पहले इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई, ठीक है, उसी को बाद में अपन आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। कौन है? रास बिहारी बोस, ये वही रास बिहारी बोस है, अगर आपको याद होगा, जिन्होंने क्या किया था, एक तरह से इनके 2 नौकरों ने मिलकर आपके बम फेंका था, ठीक है, बम कांड हुआ था उसमें, ठीक है। रास बिहारी घोष अलग है, जो 1960 के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसी समय भारतीय सेना कैप्टन मोहन सिंह ने कुछ सैनिकों के साथ अपने आप को जापान के समक्ष आत्मसमर्पित कर दिया, लेकिन जापान का एक सैनिक अधिकारी था मेजर फुजिहारा, ठीक है, ने 40,000 सैनिक मोहन सिंह को प्रदान किया, कहा देश की आजादी के लिए लड़ो के भाई तुम, ठीक है। अंततः सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943, फिर डेट दे दी मैंने, 1943 सबको पता है,
सिंगापुर पहुंचे तथा 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं परामर्शदाता बन गए और यहीं से सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाने लगे। ठीक है, यानी 5 जुलाई 1943 अगर आ जाए कभी कि भाई कब गठन हुआ आपका इसका क्या बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज का, तो वास्तव में 5 जुलाई 1943 आपका सही आंसर है। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस को, ही आपको सही आंसर। हाँ, ऑप्शन में कई बार अगर रास बिहारी बोस आ जाए तो रास बिहारी बोस को पहले टिक करना है, ये ध्यान रखना आप। इन्होंने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। सबको इतना याद है भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कौन बोलता है? दिल्ली चलो कौन बोलता है? ठीक है, ये बताने नहीं। इन्होंने सिंगापुर से ही महात्मा गांधी को रेडियो से संदेश भेजा कि राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद दो कि हम भारत माता को स्वतंत्र करा सके। कब बोला बेटा? 6 जुलाई 1944। ये सवाल पिछले बार के एसआई के पेपर में 2021 के पेपर में पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब कहा, क्योंकि तब भी सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा चर्चा में था, अभी भी इसलिए कह रहा हूं 6 जुलाई 1944 को कहा। और फिर भी देखो बड़ी अच्छी खूबी, महात्मा गांधी कहते हैं सुभाष तेरे मेरे संबंध चाहे जैसे हो, ठीक है, माफी चाहूंगा टेक्निकल टीम से थोड़ा सा, चाहे जैसे हो दिल से मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा। यानी सुनना बच्चों, फिर कहता हूं मतभेद भले कितने ही ना आपस में, लेकिन कभी मनभेद नहीं था, है ना। तो इसलिए जिंदगी में एक चीज ध्यान रखो, मतभेद कितने रखो, कभी मनभेद मत रखो, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। आजाद हिंद फौज अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखती है बच्चों, और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखती है। ध्यान रखना, अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखती है। ठीक है, इसी माने ध्यान रखना आपको। ठीक है, हार जाती है। आगे चलते हैं। फिर देखो सरकार ने कुछ चेंज किया, उसी चीज को अपन बताएंगे, है ना। आगे चलते। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा रोस द्वीप को बोस द्वीप और नील द्वीप को शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम रखा 30 दिसंबर 2018 को, यानी मोदी साहब ने ये नाम रखा था, इसलिए सवाल भी बहुत बने थे। हालांकि अभी ये भी आपके चेंज कर दिए, और अभी क्या किया, जिन जिन को परमवीर चक्र मिला उनके नाम पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई सारे द्वीपों के नाम रखे। फिर भी ध्यान रखना, देखो रोज से समझ जाना बोस द्वीप हो गया, नील द्वीप को शहीद द्वीप रखा और हैवलॉक द्वीप को स्वराज, जबकि उन्होंने एक तरह से जो आजाद हिंद फौज ने अंडमान को क्या रखा, शहीद द्वीप, और निकोबार को स्वराज द्वीप। ठीक है, ऐसे। तो यहां पे आपको ध्यान रखना, नील द्वीप को शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप। हाल ही में इंडिया गेट पर, इंडिया गेट ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, एक है गेटवे ऑफ इंडिया, वह बॉम्बे में या मुंबई में, और एक है इंडिया गेट, यह है दिल्ली में। इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिला दिया गया। अब चाहे कुछ भी हो भाई, 2 जगह घी जल रहा है ऐसा मान लो, ज़्यादा खर्चा हो रहा है ऐसा जो भी हो, देखो, लेकिन जो अपने प्रधानमंत्री थे उनका ये था कि अपन ठीक है राष्ट्रीय युद्ध जो स्मारक है, जो भी शहीद हुए उनकी याद में अपन इसको वहीं रखेंगे, एक ही जगह ना कि अलग अलग जगह। अमर जवान ज्योति की जगह ठीक है हटा दी, इंडिया गेट दिल्ली में, ध्यान रखना, और गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में। चलो, गेटवे ऑफ इंडिया उसी पास में आपका ताज होटल बना हुआ है, इसी बहाने ध्यान रखना है। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 26 जनवरी 1972 को पीएम इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो मैं पहले चर्चा भी कर चुका हूँ। इसको आयरन लेडी भी कहा जाता है। 3 लेडीज को वर्ल्ड में आयरन लेडी कहते हैं। पहली मार्गरेट थैचर, जो इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री थी आपके, मार्गरेट थैचर। दूसरी आपके इंदिरा गांधी, और तीसरी अभी जो जीवित है इस लेडी का नाम जो ध्यान रखना, इरोम शर्मिला। ये आपके कहाँ की है, मणिपुर की, और मणिपुर में हाल ही में आपके कौन सा शासन लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया वापस कल ही। ठीक है, इरोम शर्मिला अभी भी वहाँ पे आपके लिए लड़ रही है अफसा कानून को हटाने के लिए। आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट होता है जिसमें किसी भी महिला, बच्चे, पुरुष को, आर्मी को बिना मतलब किसी कारण के भी एक दूसरे से लगे आतंकवादी है गोली मारने का अधिकार है। तो कई लोग क्या करते हैं, इसी के अधिकार जब ज़्यादा देते हैं तो क्या करते हैं, शोषण कर देते हैं। उसी के खिलाफ ये लड़की लड़ रही है, और मुझे लगता है 18 या 20 साल हो गए इसने एक दाना भी रोटी नहीं खाई, कि नलकियों के भरोसे हॉस्पिटल में पड़ी है। ठीक है, इस कानून के लिए ध्यान रखना इसको। ठीक है, अमर जवान ज्योति का, ठीक है, इन्होंने क्या, पराक्रम दिवस, ये ध्यान रखना, ये आपसे पूछ सकता है इस बार थोड़ा सा, क्योंकि ये नया है। 23 जनवरी 2022 को
मनाया गया, इसकी घोषणा 2021 में की गई। ठीक है, इस दिवस पर आरबीआई द्वारा 125 रुपए का सिक्का जारी किया। क्यों? क्यों सुभाष चंद्र बोस की जयंती इसी दिन मनाई जाती है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, पराक्रम दिवस किस दिन आएगा? 23 जनवरी आएगा। ये आपके अभी लेटेस्ट भी ईयर पूछ भी लेना। ठीक है, ये भी किसने घोषित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि भाई 23 जनवरी को हम क्या करेंगे? पराक्रम दिवस घोषित करेंगे। ठीक है, आपको इसके बारे में लेटेस्ट भी दे देता हूं। ठीक है, चलो एक मिनट, और साथ में यहां जोड़ लेना, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री विजयपुरम घोषित किया है। यानी अब नया नाम हो गया पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलो। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य ने जापान का साथ नहीं दिया, सही बात है, और जर्मनी ने भी हार मान ली। जब देखो, ठीक है, कई बार परिस्थितियां होती, जब जीत रहे हो कई बार युद्ध खत्म नहीं होता, तब तक कई बार पता नहीं चलता। तो आपको भी ध्यान रखना, जब तक एग्जाम है तब तक टिके रहो। हम लोग कई बार क्या करते हैं बच्चों, देखो इसी बार एक बात कहता हूं आपको। सपोज ये लाइन आपकी क्रॉसिंग की, पता चला आपने एग्जाम दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, और आप यहां तक पहुंच गए और आपने पढ़ाई करनी बंद कर दी कि नहीं यार, 3 बार रीट का दे दिया या 2 बार मैंने फर्स्ट गेट का दे दिया, यार मैं सफल नहीं हो रहा या नहीं हो रही, तो नहीं, गलत बात आपकी। क्या पता आप बिल्कुल सफलता के पास पहुंच के आप भाई छोड़ रहे हो। इसलिए क्या करना है कि जिंदगी में आपको प्रयास नहीं छोड़ना है। वो रॉबर्ट ब्रूस की आपने बहुत अच्छी कहानी सुनी होगी भाई, एक मकड़ी गुफा पे चढ़ती गिरती, गुफा पे चढ़ती, वो वापस अपनी सेना इकट्ठी करता है। स्कॉटलैंड का शायद राजा था ऐसा कुछ, फिर वापस सेना इकट्ठी करके अपने देश को वापस आज़ाद कराता है। सेम वैसी चीज़ें आपके लिए भी, कभी भी आपको खुद को नहीं पता, यानी किसी को, मुझे नहीं पता कि मैं सफलता के कितने करीब हूँ। और हम क्या करते हैं बच्चों, 90% बच्चों में देखता हूं, आप हार मान लेते हो कि नहीं यार ठीक है, बहुत कब तक पढ़ेंगे या कब तक, ठीक है ऐसे रहेंगे, ठीक है अपन तो कामकाज करते हैं, या ठीक है कमाते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन कोशिश करो आप टिके रहो। हो सकता है बिल्कुल नजदीक आके भी आप रह जाओ, तो इसलिए छोड़ना नहीं बेटा। ठीक है, यहीं से सीखना है भाई। देखो सीधी बात है, पहले आपका जापान जर्मनी जीत रहा था, लेकिन जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक पता नहीं चलता। तो अपन क्या करते हैं, जब तक आपके पास भाई आपका है चांस, तब तक आप लड़ते रहो, क्या पता आपकी जीत कब हो जाए। और देखो कहते हैं ना, जीतता वही है जो पहले हारता है। ठीक है ना, जब आप मैदान में नहीं उतरोगे तो एक बताओ वीर कैसे कहलाओगे, सीधी सी बात है ना। इसलिए इसको ध्यान में रखना है। जर्मनी ने हार मानी। अंततः अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक से टोक्यो रवाना हो जाते हैं। ठीक है, परंतु फार्मोसा द्वीप, एक द्वीप है जिसको हम आज ताइवान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ताइवान। फार्मोसा द्वीप, ध्यान रखना। ताइवान के पास विमान में आग लग जाने के कारण 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये जीवित बच गए, कुछ लोग बोलते हैं मृत्यु हो गई। इसके बीच में एक बहुत बड़ा विवाद है जो आज भी नहीं सुलझा है। हकीकत है, कई लोग कहते हैं हमने बाद में यूपी में देखा सुभाष चंद्र बोस को, कई लोग क्या कहते हैं। और आज है ना, जापान के टोक्यो में इनकी समाधि बनी हुई। भाई टोक्यो वर्ल्ड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली राजधानी है, इसको ध्यान में रखना टोक्यो को आपको। ठीक है, दूसरा एक तरह से ये होन्शु है ना, होकेडो जो आपका होन्शु द्वीप है उस पे स्थित है। ठीक है, और दूसरी बात है यहीं पे क्वांटो का मैदान बहुत फेमस है ना, ध्यान में रखना इस बात को। और तीसरी बात है सबसे अधिक सुनामी जो आती है अगर कभी आ जाए आपके, और सबसे अधिक भूकंप जो है, दोनों चीज़ को अलग है। सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वो इंडोनेशिया में है, सबसे अधिक ज्वालामुखी आपके जापान में है ना। फोसा मैग्ना करके एक ज्वालामुखी श्रृंखला वहाँ पे, ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं भाई। ठीक है, चलो। आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, लाल किले का मुकदमा चलता है। नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 को मुकदमा चलाया। लाल किले में चला मुकदमा, इसलिए क्या कहलाया? लाल किले का मुकदमा कहलाया, जिसे लाल किले का मुकदमा कहते हैं। 1945 से, यानी जो भी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी सैनिक पकड़े गए उन पर एक मुकदमा चला दिया अंग्रेज सरकार ने, उसे हम क्या बोलेंगे? लाल किले का मुकदमा। इस दौरान मुख्य अभियुक्त मेजर शाहबाज खां, 3 जने ध्यान रखना, कर्नल आपके प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। देखो यहाँ पे एक बात आती है, मोहम्मद अली जिन्ना वापस साथ हो जाएंगे। क्यों? या तो कह लो कहीं ना कहीं मेजर शाहनवाज खां के कारण, कुछ भी समझ लो आप। 3 जने होते हैं, मेजर शाहनवाज खां मेन
कर्नल आपका प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, तीनों की आज़ादी के लिए ये क्या करते हैं, एक तरह से पूरा एक पैनल बनाएंगे वकीलों का। सुनना, तीनों पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है। अब राजद्रोह का आरोप लगाया तो इनको फांसी की सजा होगी, लेकिन उससे पहले इनके बचाव पक्ष में भूलाभाई देसाई ने क्या क्या के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना आदि बड़े नेताओं ने सहयोग दिया। ये सब के सब क्या थे दोस्तों, वकील। तो भारत के स्वतंत्रता में या अपन के भारत के संविधान निर्माण में कई बार आरोप भी लगता है कि ज़्यादातर लोग कौन थे, वकील थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। क्योंकि सीधी सी बात है, सबसे आगे यही थे, तो अगर सबसे ज़्यादा जागरूकता इनमें थी तो यही आगे रहेंगे भाई। ठीक है, सब मिलते हैं और कहने की इन्होंने सहयोग दिया। इन तीनों को फांसी सजा सुना दी जाती है और इस निर्णय के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश होता है और एक नारा लगाया जाता है, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। अंततः तीनों की सजा माफ कर दी जाती। तो उस समय आपके मोहम्मद अली जिन्ना भी साथ होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे नाम मैंने आपको बोला है। ठीक है, लाल किले का मुकदमा 1945, 3 अधिकारी ध्यान रखना, शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सिंह सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों। भाई 3 आदमी थे, तीनों को बचाने के लिए ये बाबू भाई आपके देसाई के नेतृत्व में एक टीम गठित करते हैं। CR फॉर्मूला नहीं पूछता, सिंपल है, बस इतना ही ध्यान रखो भाई। 10 जुलाई 1944 का है कि C राजगोपालाचारी गांधी जी की सहमति से एक फॉर्मूला पेश किया जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक योजना प्रस्तुत की, जिसे CR फॉर्मूला, यानी भाई बंटवारे को लेकर, समझना मेरी बात को। ठीक है, बंटवारे को लेकर एक फॉर्मूला पेश करते हैं, गांधी जी इसके खिलाफ होता है। फिर क्या करता है, लॉर्ड वेवेल जो होता है वायसराय उस समय, वो एक नया प्लान लाता है, वेवेल योजना, 14 जून 1945 को। इसे हम ब्रेक डाउन प्लान भी कहते हैं। आपने इंग्लिश में एक मतलब वो सुनी होगी, ब्रेक डाउन आइस, ऐसा कुछ है क्या? हाँ शायद, यानी चुप्पी तोड़ना। अब ठीक है, मेरे जैसा हिंदी माध्यम का विद्यार्थी ये सोचे ब्रेक डाउन आइस यानी भाई आइस तोड़ना, बर्फ तोड़ना, है ना। यानी अगर 2 व्यक्तियों के मध्य नाराजगी हो जाए या 2 व्यक्तियों के मध्य लड़ाई हो जाए तो किसी को तो बात की शुरुआत करनी पड़ेगी। इसको अपन सिंपल हस्बैंड वाइफ की लड़ाई से समझ लो, तो सीधी बात है, हस्बैंड ही बेचारा पहले बोलेगा और तो क्या, वही तोड़ेगा आइस, और कौन तोड़ेगा। तो सेम ऐसे समझ लेना, एक प्लान आता है ब्रेक डाउन प्लान। ठीक है, 14 जून 1945 को ये योजना लॉर्ड डिस्काउंट वेवेल, ठीक है वही वेवेल है, द्वारा लाई जाती है, जिसमें एक प्रकार से मुख्य अधिकार व शक्तियां वायसराय ब्रिटिश सरकार को दी जाएगी, जबकि शेष शक्ति आपके भारतीयों को सौंप दी जाएगी। ऐसा एक प्लान बनाते हैं, बट वेवेल योजना भी फेल हो जाएगी। 14 जून 1945 ब्रेकडाउन प्लान किसे कहते हैं? वेवेल योजना को कहते हैं। इसी बारे ध्यान रखना बस आप। अब देखो बच्चों, इसमें गजब की चीज होती है। इस वेवेल योजना को सक्सेस करने के लिए वेवेल क्या करता है, शिमला सम्मेलन बुलाता है 25 जून 1945 को। और सुनना, गांधी जी को वहां आमंत्रित नहीं करता हो। शिमला सम्मेलन बुलाएगा, गांधी जी जाते भी नहीं, लेकिन फिर भी एक गजब की चीज है, सुनो, गांधी जी सम्मेलन में तो नहीं जाते, बट गांधी जी कहीं ना कहीं शिमला में पहुंच जाते हैं। शिमला में पहुंचते हैं, क्यों पहुंचते देखो सुनो। वायसराय वेवेल ने देश के 21 बड़े नेताओं को बुलाया जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की मांग की हर धर्मिता के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, परंतु वह शिमला में उपस्थित थे। कई बार अपन देखते हैं ना, घर की महिलाएं क्या करती है, जैसे भाई बच्चों को कोई मीटिंग चल रही, चाचा ताऊ की या पापा भाई हस्बैंड की, उसके उनके देवर की, तो बच्चों भेज रहे, बेटा जरा देख के आना, देख पापा क्या बात कर रहे हैं ना, वो बोले ठीक है। या फिर अपन को कई बार लगता है कुछ खींचड़ी पकड़ी, तो अपन वहाँ आसपास पहुँच जाते हैं, अंदर नहीं जाएंगे लेकिन आसपास पहुँच जाए। तो गांधी जी भी क्या है कि शिमला में क्या चल रहा है इसके लिए शिमला तो पहुँचते हैं, लेकिन ध्यान रखना शिमला सम्मेलन में भाग नहीं लेते गांधी जी। ठीक है, 21 बड़े नेता लेते हैं, जो ठीक है, उसमें एक फेमस नाम मोहम्मद अली जिन्ना, ये बार बार पाकिस्तान की जो मांग है उस पर अड़ जाता है, और ये आपका योजना फेल, यानी वेवेल योजना फेल, शिमला सम्मेलन भी आपका फेल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते। शाही नौसेना विद्रोह कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं भी पूछता है, सिंपल टॉपिक है। 18 फरवरी 1946 से लेकर 23 फरवरी 1946 तक चलता है। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी, जो ब्रिटेन की जो नेवी होती है उसे अपन रॉयल इंडियन नेवी कहते हैं, कि विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में एक HMIS तलवार, देखो एक चीज और, इससे माने आप अगर फ्यूचर में कोई अच्छे एग्जाम दो, जहां भी INS आ जाए, IANS आ जाए, तो यहां मैं INS तलवार भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आपको। समझ जाना कि आपका युद्धपोत है जहाज। ठीक है, कि 1000 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी।
समझ गए भाई, ठीक है हमें। अच्छा, उनकी ये मांग थी कि नाविक बीसी दत्त को जिसे गिरफ्तार किया गया उसे छोड़ दिया जाए। विद्रोह का नेतृत्व एसएस खान साहब कर रहे थे। गिरफ्तार क्यों किया गया? बीसी दत्त ने क्या किया, जहाज की दीवारों पे देश मतलब अपने मतलब स्वतंत्रता संबंधी कुछ आंदोलन लिखती है, सॉरी कुछ नारे लिखती है, इसलिए उसको गिरफ्तार। दूसरी बात आपने क्या कहा, नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। अब इतना बड़ा जहाज है, कोई भी देश चाहेगा नहीं नुकसान हो उस जहाज को, तो क्या करेंगे, समझौता करेंगे। और ब्रिटेन ये नहीं चाहता भाई इसको डुबो दे। क्यों डुबो दे, सुनना मेरी बात को। उसका रीजन ये था, आप कभी देखना ऊपर से अगर आप पत्थर फेंकते हो छत से किसी पे, पक्का नीचे वाले को पक्का लगेगा, लेकिन नीचे से अगर आपने फेंका तो ऊपर वाला बच जाएगा, मुश्किल है कि उसके लगे। ऊपर से फेंकोगे तो उसकी गति भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, नीचे वाले की गति दुगनी नहीं होगी। इसलिए अगर आपने कारगिल वार का नाम सुना है तो कारगिल में पाकिस्तान के जो घुसपैठी थे या जो आप बोलो आतंकवादी, वो ऊपर पहाड़ियों पे बैठे थे और हमारे नीचे सैनिक हमारे नीचे थे। इसलिए कई सैनिकों को उस समय मतलब शहीद भी हुए, कईयों को आंख में गोली लगी, कईयों को शरीर में। इसका रीज़न था ऊपर से मारना आसान होता नीचे। इसलिए अब ब्रिटेन उस जहाज को डुबोता, हमला करता तो पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए फिर क्या होता है, इस देशव्यापी विस्फोटक स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना, वापस देखो फिर मोहम्मद अली जिन्ना साथ आ गया, ने हस्तक्षेप किया। अंततः 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। सीधी सी बात है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना भाई, आपने कहा कि साहब रॉयल इंडियन नेवी जो विद्रोह होता है 1946, ध्यान रखना है, ठीक है। 18 फरवरी 1946 से लेकर 24 फरवरी 1946 तक। यहीं पे एक सिद्धांत है, व्हाइट बर्डन मेन थ्योरी, ध्यान रखना, श्वेत अधिभार का सिद्धांत कौन लेके आता है, रुडयार्ड किपलिंग लेके आता है, सॉरी किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। जानते हो इस व्यक्ति को, नहीं जानते हो तो बताओ। देखो श्वेत अधिभार का सिद्धांत क्या होता है बच्चों, अंग्रेजों ने ऐसा कहा हम भारतीयों को गुलाम बनाया या हम भारतीयों पे राज किया। देखो हमें ईसा मसीह ने क्या एक वरदान दिया है कि तुम गोरे लोग क्या करोगे, काले लोगों का क्या कल्याण करो। काले लोग क्या है, अनपढ़ है, जाहिल है, असभ्य, उनको आप सभ्य बनाइए। ये सिद्धांत दिया था, इसको बोलते व्हाइट बर्डन मेन थ्योरी, ध्यान रखना, श्वेत अधिभार का सिद्धांत, रुडयार्ड किपलिंग। ये वही रुडयार्ड किपलिंग है जिसने द मोगली वाली आपकी जंगल बुक किताब लिखी है। और अगर आपने जंगल बुक आपने मूवी देखी है तो आप इस बात को समझ जाएं, उसमें नाम भी आता है उसका, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग का। ध्यान रखना इस बात को, इसी बात है। अंत में ठीक है, कैबिनेट मिशन, डेट ध्यान रखना बच्चों, 24 मार्च 1946, एसआई, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, तीनों जगह इसके सदस्यों को लेकर सवाल बना था। ध्यान रखना इस बात को। 24 मार्च देखो, कैबिनेट मिशन मार्च 1946, 24 मार्च, ठीक है। ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री था। स्वतंत्रता के समय भी यही प्रधानमंत्री रहेगा ब्रिटेन का, ध्यान रखना। जब भारत 1947 नेतृत्व वाली सरकार ने 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, यानी जो हेड था कौन था, पैथिक लॉरेंस था भाई आपके, के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन का गठन किया, जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। तो 24 मार्च 1946 ध्यान रखना, पैथिक लॉरेंस हेड है, लेकिन इसके साथ दो व्यक्ति और साथ में, एक पैथिक लॉरेंस, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स आपको बहुत पहले क्रिप्स मिशन आ चुका था, और एक एवी अलेक्जेंडर। तीन लोगों का एक दल होता है जो एक रिपोर्ट लेके आता है कि भाई ठीक है, देखिए हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो देश की परिस्थितियों देखेंगे सब कुछ। लेकिन ठीक है, वही बात है, मत अपने पक्ष में देंगे, कहीं न कहीं मुस्लिम लीग अपने उस पर मोहम्मद अली जिन्ना अड़े रहेंगे पाकिस्तान की मांग को लेकर, कहीं ना कहीं बात चलती रहेगी। तो ध्यान रखना, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, तीनों आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 16 मई 1946 को इसने रिपोर्ट प्रस्तुत, जिसके अनुसार भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है, जिसमें भारतीय व देशी राज्य सम्मिलित हो। इसके अतिरिक्त एक कार्यपालिका और एक विधानमंडल का गठन होना चाहिए। ठीक है, संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी अवशिष्ट शक्तियां और अन्य विषय प्रांतों में निहित होनी चाहिए। अभी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है, ध्यान रखना इसको। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को अस्वीकार कर दिया। तो सीधी बात, जैसे अस्वीकार किया मामला खत्म, कोई मतलब नहीं इसका। और एक प्रकार से ये बात कर, इसी समय पुनः चुनाव करवाने की बात कही गई संविधान सभा के गठन को लेकर, लेकिन यह व्यवस्था अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा की जाए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की चुनने की बात थी। हमारी जो पहली सरकार, अंतरिम सरकार बनती है, वो ऐसे बनती है, अप्रत्यक्ष आधार पर, ध्यान रखना, 10 लाख की जनसंख्या पर। इसके तहत संविधान सभा के कुल 292 सदस्य होंगे, और इसमें भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि अधिकतम संख्या कितनी होगी, 93 होगी। टोटल कितने सदस्य भाई,
292। बाद में मुस्लिम लीग जैसे पाकिस्तान बनता है कुछ आपके अलग हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। संविधान सभा में कितने, 292 अभी भी, ठीक है। आगे देखो, कांग्रेस संविधान सभा से संबंधित प्रस्तावों पर सहमत हो गई लेकिन अंतरिम सरकार के गठन पर असहमत हो गई, मना कर दिया उसने, वही बात करता हूं। और मुस्लिम लीग ने पहले तो 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया लेकिन 29 जुलाई 1946 को वापस मना कर दिया, भाई नहीं मैं तो नहीं मान रही। तो इसका मतलब कैबिनेट मिशन भी आपका फेल। तो यहाँ पे 2 ही आपको ध्यान रखना, 24 मार्च 1946। दूसरी बात, आपके 3 इसके सदस्य, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और प्लस एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। क्यों फेल, सीधी सी बात, कांग्रेस भाई असहमत हो जाती किस अंतरिम सरकार के गठन को लेकर, और आपके मुस्लिम लीग है पाकिस्तान की मांग को लेकर असहमत हो जाती है, ठीक है। आगे देखो, संविधान सभा का चुनाव, ठीक है, ये चुनाव अपन देखेंगे, संविधान सभा का चुनाव है ना, ठीक है, चलो सही है। देखो संविधान सभा का चुनाव सब जानते हैं, आपसे कई बार पूछते हैं। 9 दिसंबर 1946 सबसे पहली डेट आपके, भाई संविधान सभा के चुनाव की पहली डेट क्या है, 9 दिसंबर 1946, और इसकी अगली डेट क्या है, 11 दिसंबर 1946। ये ध्यान रखना आप, 2 डेट जरूर ध्यान रखना। भाई पहली बार बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब इसका एक सवाल पूछा था फर्स्ट ग्रेड में कि संविधान का निर्माण उसकी बैठक से लेकर, उसकी प्रथम बैठक से लेकर कितने दिनों में हुआ। बड़ा गजब सवाल था, यानी आपको जो अपन बोलते हैं ना 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये नहीं था, है ना। तो इसका मतलब आपको उसने घुमाया, आपको पूछा 9 दिसंबर से 1946 से। तो कई बार आपको ऐसे भी ध्यान में रखना है। अब देखो कोई भी टीचर आपको या कोई भी बुक ऐसा नहीं बताएगी आपको, ये आपका पता है अंडरस्टूड वाला सवाल है, यानी आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। 3 साल समथिंग आपका इसका आंसर आएगा, इसको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसे ही सवाल बनता है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में होती है, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, अस्थायी सचिदानंद सिन्हा साहब बनते हैं। फिर 11 दिसंबर 1946 को वापस बैठक होती है, जिसके पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। पहले अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को, और फिर वापस बैठक 11 दिसंबर 1946 को, पहले स्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना इस बात को। मैं फिर कह रहा हूं सवाल कैसे पूछ सकता है आपको ध्यान में रखना बस, ठीक है। तो कोई किताब कोई टीचर ये नहीं बताएगा आपको, देखो ये आपका कॉमन सेंस है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन होता है, ध्यान रखना। 29 अगस्त 1947 क्या भाई, प्रारूप समिति, इसके हेड कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बी.एन. राव साहब अलग है, बी.आर. अम्बेडकर साहब अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। और संविधान सभा गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। तो यहीं से आपको उसने काउंट करने के लिए बोला था, यहीं से सवाल था, ये फर्स्ट ग्रेड का सवाल है, ठीक है, ध्यान रखा। बी.आर. अम्बेडकर को बता देगा 29 अगस्त 1947 को क्या प्रारूप समिति का गठन करते हैं। आपको पता है प्रारूप समिति ही मेन मतलब उसके लिए थी, ठीक है। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, ये सवाल भी कई बार पूछता आपसे कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब बनाई, 16 अगस्त 1946। 22 दिसंबर 1939 को धन्यवाद दिवस, मुक्ति दिवस बनाया, और 16 अगस्त 1946 को इसने क्या बनाई, सीधी कार्रवाई दिवस। क्यों, चूंकि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया और लीग ने अस्वीकार कर दिया। अंततः वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को 12 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन के लिए क्या किया, उसको आमंत्रित कर दिया, बुलावा भेजा। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम लीग के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस बनाया, और इसी दिन से भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलने लगे। देखो दोस्तों, 2 चीज ध्यान रखना, एक वर्ड है सांप्रदायिक। सांप्रदायिकता अलग चीज है और कट्टरता अलग चीज है। कट्टरता मतलब जैसे मैं, मेरे धर्म को, हिंदू धर्म है तो मैं मेरे धर्म को सही मानता हूँ, बिल्कुल सही है, जो कुछ सही है, मुझे कुछ नहीं सुनना, ये मेरी भावना है, बट मैं किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करता, तो यानी मैं मेरे धर्म के प्रति क्या हूँ, कट्टर हूँ। लेकिन अब मैं अगर मेरे धर्म को सही मानते हुए दूसरे धर्म को गलत मानूं या उसके खिलाफ गलत भाषा बोलूं या मैं कुछ भी अपशब्द बोलूं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक तरह से सांप्रदायिकता फैल जाती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। तो ये क्या करते हैं, यहीं से सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, कई बार बहुत एग्जाम में पूछा है कब बनाती मुस्लिम लीग, बता देना भाई 16 अगस्त 1946 को। यहीं से सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं, दंगे गजब के होते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है इसमें। सबसे पहले बंगाल के नोआखली से दंगे स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और गांधी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ दंगे भाई रोक लेते हैं।
इसके कारण ही माउंटबेटन महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि देते हैं। ये कई बार पूछा गया आपका, गांधी जी क्या भाई जैसे और कोई लोग नहीं, हालांकि उस समय कहती है कांग्रेस भी, बट ब्रिटिश सरकार, माउंटबेटन खुद कहता है कि मैं पूरे देश की पुलिस अगर लगा दूं या पूरे देश की आर्मी लगा दूं तो भी मैं दंगे रोकने में सक्षम नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ब्रिटेन होता है इतना सा, भारत होता है इतना बड़ा, सीधी बात है। तो गांधी जी उस समय दंगों को रोकने के लिए जगह जहां जहां दंगे फैले गांधी जी गए। देखो अब आपने कहा दो जगह दंगे फैले, एक आपने कहा बंगाल की तरफ, मेरी बात को सुनना दोस्तों, और एक आपने कहा उत्तर पश्चिमी आपका जो प्रांत है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहीं पे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को हित टकरा रहे थे। मैं बार बार आपको कहता हूं दंगे वहीं हो सकते हैं जहां बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो। तो अल्पसंख्यक होंगे तो सीधी बात डरेंगे, डरेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बता सकते हो वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसे दी गई? महात्मा गांधी को। किसने दी भाई? आपके दी किसने? माउंटबेटन ने दी, ठीक है। माउंटबेटन साहब ने वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी के, ठीक है। 5 मिनट, चलो अगला है आपका अंतरिम सरकार, ठीक है। 2 सितंबर 1946, डेट ध्यान रखना भाई इसकी। अंतरिम सरकार गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को होता है। इसमें आपसे कई बार क्या करता है, ऐसे सदस्य पूछता है कि इस समय मंत्रालय किसको दिया गया, क्या दिया गया। जैसे बलदेव सिंह को बहुत बार पूछा आपके, वैसे ही सिंपल बता रहा हूं। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में शामिल होने के कारण 6 अगस्त 1946 को वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। अंततः 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ? 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हो गया, ठीक है। कितने तारीख को भाई? आपके 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। 12 सदस्य, 12 लोग। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें जोड़े गए, जिसमें सैयद अली जाहिर, शरद चंद्र बोस और सफात अहमद खां को हटना पड़ा। 12 में से 3 हटे, ध्यान रखना इसको। 5 नए जोड़े आपके, ठीक है। ये 3 ठीक है कांग्रेस की तरफ से थे, इसलिए इसका मतलब देखो कांग्रेस में एक चीज था कि हर व्यक्ति को या हर समाज को या हर धर्म को जगह थी, इसलिए कांग्रेस देश की सबसे बड़ी आपकी वो मानी जाती पार्टी। अब इसमें किसको क्या मिला ये ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति, सही बात है। बलदेव सिंह कौन? रक्षा मंत्री, कई बार आपसे पूछा गया है, ध्यान रखना। वल्लभ भाई पटेल कौन? गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय, कई बार पूछा। अरुणा आसफ अली कौन? आपके रेलवे मंत्री उस समय। मैंने फिर बोला अंतरिम सरकार की बात करें। राजेंद्र प्रसाद कौन? खाद्य व कृषि मंत्री, कई बार पूछा है। सी राजगोपालाचारी कौन? शिक्षा मंत्री। इसका मतलब ऐसा नहीं भारत के पहले शिक्षा मंत्री है, ये अभी अंतरिम सरकार में, ठीक है। लियाकत अली वित्त मंत्री, आपको इसका मतलब सुनना, एक इसको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा पूछा है। एक आपके इसको पूछा सबसे ज्यादा, एक आपके इसको पूछा है। ये बलदेव है, ठीक है, माफी चाहूंगा, है ना। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय और लियाकत अली वित्त मंत्री, कई बार पूछते हैं। अंतरिम सरकार में कुल कितने हो गए? 14 सदस्य हो गए। मैंने बताया था पहले कितने थे? 12। 12 में से 3 हटाए, कितने बच गए आपके? 9 और प्लस 5 जोड़ दो तो कितने हो गए? 14 सदस्य हो गए थे अंतरिम सरकार में। 5 मुस्लिम लीग के सदस्य जुड़े थे, इसलिए तो इनको आपको ध्यान में रखना। इसी बहाने भाई जैसे अरुणा आसफ अली को भाई अंतरिम सरकार में कौन सी जगह मिली? रेलवे मंत्री की मिली के, ठीक है। अब एटली घोषणा करेगा। इसी समय ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली घोषणा की जून 1948 तक हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। लेकिन दंगे फैल गए तो ये क्या अपने माथे पे ठीकरा नहीं फोड़ना चाहते थे, समझ गए इसका मतलब। इस घोषणा के बाद इन्होंने अंतिम गवर्नर जनरल तथा वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया, जो भारत का 34वां गवर्नर जनरल था। और सुनना बच्चों, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी यही था, यहां तक कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी यही माना जाएगा। हालांकि स्वतंत्र भारत का या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय है वो कौन है? सी राजगोपालाचार्य, ठीक है। उसके बाद अपन राष्ट्रपति की घोषणा कर देते हैं। ये एक प्लान लेके आते बच्चों, माउंटबेटन योजना, सुनना मेरी बात को। 3 जून 1947 को लाता है। इसे मन बांटन योजना भी कहते हैं। क्यों भाई? ये मन बांटता है, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर देता है। ये सोच लेता है, ये कहता है कि भाई अब कोई समाधान ही नहीं मेरे पास कि भाई हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होने चाहिए। देखो 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए और काफी विचार विमर्श करने बाद यह निर्णय निकाला कि भारत की समस्या का एकमात्र समाधान भारत का बंटवारा है। अब सुनो, इसको लेकर गांधी जी ने कहा अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करती तो उसे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा कि भाई, ठीक है। अबुल कलाम आजाद कहते कि मैं हमेशा बंटवारे के खिलाफ था और अब भी हूं।
कुछ लोग गांधी जी साथ थे, जैसे मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया खान अब्दुल गफ्फार खान, वो भी गांधी जी साथ थे बेचारे। अब गांधी जी पलटी मार जाते, अब्दुल खान गफ्फार खान सोचता अब मैं क्या करूं, तो पठानिस्तान की मांग निकाल लेते, तो उनकी मांग को जायज नहीं माना जाता। जो भी है, जब इन्होंने कह ही दिया भाई हमारे को बंटवारा करना है, तो बंटवारा करना है, तो सीधी बात आपके होगा। इस प्रस्ताव का डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, चौथरा मिटवानी ने विरोध किया। यानी कौन कौन भारत के बंटवारे को लेकर विरोध में थे, ये कुछ लोग आपको ध्यान में रखना है। इसी योजना के तहत अब्दुल गफ्फार खान पठानिस्तान या पख्तूनिस्तान की मांग रख देता है, जिसे माउंटबेटन अस्वीकार कर देता है। नहीं नहीं, दो ही बहुत है यार, तो एक नया आ गया मेरे फालतू के। अंततः 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है, पहले पाकिस्तान का निर्माण होता है, और 15 अगस्त को आपके भारत आजाद होता है। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं तथा लियाकत अली आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। ध्यान रखना, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, सीधी बात है, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, उसमें जाने माने नेता थे इसलिए, और लियाकत अली भाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये आपके एक तरह से 1885 से लेके 1947 की पूरी कहानी आपकी समाप्त। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फैक्ट गलत है या कुछ मैंने मिस प्रिंट हो गया है, तो उसके लिए आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं सुधार की कोशिश करूंगा और आपको शायद शिकायत का मौका नहीं दूंगा बच्चों। थैंक यू। अगली क्लास लेके आते हैं अपन एक प्रकार से सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, ठीक है, जो आपके टॉपिक में भी है और कई जगह पूछता है। लगभग हर एग्जाम में भक्ति आंदोलन से इनडायरेक्टली सवाल बन ही जाता है आपके। निर्गुण सगुण संत के बारे में पूछता है। फिर मैंने अभी कहा सिलसिले जरूर, सूफी सिलसिले इस बार न्यूज़ में इसलिए कि देश का थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि कई जगह अपन मस्जिदों को लेकर विरोध चल रहा है कि वहाँ पे मंदिर है या पहले यहाँ मंदिर होता था। ठीक है, जो भी है, अपन उस बात को मतलब पॉलिटिकल तौर पे बात नहीं करेंगे, अपन एजुकेशन के आधार पे बात करेंगे क्या है नहीं। ठीक है, अपने जैसे अभी एक 2.5 दिन झोपड़े को लेकर भी बात चल रही है, ये सबको पता है, अपन पढ़ते भी है कि भाई पहले बौद्ध मठ था, फिर उसके बाद एक संस्कृत पाठशाला बन गया, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा बन गया। ठीक है, अब पता चले बौद्ध धर्म के लोग कहे भाई बौद्ध मठ था तो ठीक है, मंदिर भी नहीं रहना चाहिए, कई चीज़ें, तो अपन उसको नहीं, अपन तो अपने काम की चीज़। तो इसी बहाने सिलसिले अभी चर्चा में, सूफी सिलसिले, तो आपको ये मुझे लगता है एक सवाल यहाँ से बन सकता है आपके लिए कि जो चर्चा में उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं वापस अपन कल। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।